Good morning to all students. Sorry, good afternoon. 1:20 हो रहे हैं, अपना गुड आफ्टरनून हो रहा है. ओके, कैसे हो आप सभी बच्चे? अब हमारा रिवीजन चल रहा था. 9 तक चैप्टर आप हमारे आ गए थे एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में. नाइन तक हमारे चैप्टर आ गए थे, जिसका नाम था हमारा चैप्टर का लास्ट, चंदन की समझदारी. चंदन की समझदारी तक हमारे चैप्टर हाफ ईयरली एग्जाम में आ गए थे. अब हमारा आगे का चैप्टर जो हमारा नंबर 10 है, हम है पहरेदार. पेज नंबर 45. पेज नंबर 45 पे, जैसा कि ये चैप्टर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और हम रिवीजन कर रहे हैं. और बच्चों, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास में रिवीजन करने का, और दोबारा दोबारा आपको रिवीजन करवाया जा रहा है. बहुत ही अच्छी बात है. तो आज हम पार्ट 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हम है पहरेदार. हमारा लगभग कोर्स कंप्लीट हो गया है. अब हम रिवीजन करेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे इसको, जो भी हम करवा रहे हैं, और अपने मम्मी पापा के, टीचर की हेल्प से आगे बढ़ेंगे और सभी के अच्छे मार्क्स आएंगे. तो ध्यान से पढ़ें. पेज नंबर 45, चैप्टर नंबर 10, हम है पहरेदार की ये जो कविता है, ये हमारे कवि बाल कवि वैरागी ने लिखी है. जो हमारे कवि हैं, इस कविता को लिखने वाले हैं, वो हमारे कवि हैं बाल कवि वैरागी. उन्होंने ये कविता लिखी है. बहुत ही सुंदर कविता है. उन्होंने अपने शब्दों में बहुत ही सरल और सुंदर ढंग से इसको लिखा है, जो सबके समझ में आएगा. हम हैं पहरेदार कि हम इस देश के पहरेदार हैं, रखवाले हैं. जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा है, हमारा पार्ट नंबर है 10. पार्ट का नाम है हम है पहरेदार. ये इसके शब्दार्थ हैं. बहुत ही कम शब्दार्थ हैं और नए शब्दार्थ हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हमारे इस चैप्टर में क्या है. बहुत ही ये सुंदर और न्यू वर्ड्स आए हैं हमारे बीच में. पहरेदार किसको कहते हैं? पहरेदार रक्षा करने वाला या रखवाला, जो पहरा देता है. जैसे रात को पहरेदार आता है ना, चौकीदार आता है, जागते रहो करके, वैसे ही हमारी देश की रक्षा करने वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है पहरेदार. वतन, वतन किसको कहते हैं? देश को. हेलो, हाँ बेटा. मैम, इन्हें नोटबुक में करना है क्या? अभी नहीं करना, अभी चैप्टर पढ़ो, बाद में आपको फोटो भेजूंगी. सबके पास में बुक है, बुक में से देख के करना है ना. अभी खाली समझना है आपको. माइक म्यूट कर लो. ईशान, माइक म्यूट करो. फिर है नेक्स्ट गुलशन. गुलशन किसको कहते हैं? बगीचे को. जो हमारा बगीचा होता है, गार्डन होता है, बगिया होती है हमारी, उसे गुलशन कहते हैं. फिर है हमारा लास्ट शब्दार्थ जवा. जबा. जबा मतलब जवान या खूब हरी भरी. ये हमारे शब्दार्थ हैं, न्यू वर्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं. और अब हम इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, और इस कविता को हम बहुत ही सुंदर तरीके से पहले बोलेंगे. और कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाने की कोशिश करी है कि हम देश के आने वाले भावी पहरेदार हैं, हम देश के रक्षक हैं. हमें सबको मिलकर एक साथ अपने देश की रक्षा करनी चाहिए. तो स्टार्ट करें. हम हैं पहरेदार वतन के, हम हैं पहरेदार. इस गुलशन के, इस मौसम के हम हैं जिम्मेदार. हम हैं वतन के, हम हैं पहरेदार. तो पहले हम इस कविता को लय से गाएंगे और फिर इसका अर्थ करेंगे. जिस मिट्टी ने हमें बनाया, पाला पोसा गोद खिलाया, कभी नहीं भूलेंगे हम उस मिट्टी का उपकार. वतन के हम हैं पहरेदार.
इसके फूल सदा महकेंगे, पंछी गाएंगे चहकेंगे, कभी नहीं जाने देंगे इसकी जवां बहार, वतन के हम हैं पहरेदार। तो इसमें कवि हम इन फूलों से, गुलशन से, बगीचे से हमें क्या शिक्षा देना चाह रहा है कि हम कैसे इस देश की रक्षा कर सकते हैं, हम ही पहरेदार हैं। अगर हर बच्चा, हर इंसान यही सोचेगा कि हम इस देश के रखवाले हैं, हम इस देश के पहरेदार हैं, इस पे कभी कोई आंच नहीं आने देंगे, तो हमारा देश बहुत ही अच्छा देश बन जाएगा। इसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। जो विदेशी देश हैं, बाहर के देश हैं, जो हमारे देश पर आक्रमण करते हैं, उनसे हम जीत पाएंगे अगर हर बच्चा, हर इंसान यही सोचकर चले कि हम देश के पहरेदार हैं। तो पहले देखें, हम हैं पहरेदार वतन के, हम हैं पहरेदार, यानी हम जो हैं, हम बच्चे सभी के लिए आया है कि हम इस देश के, वतन यानी देश के, पहरेदार यानी रखवाली करने वाले, रक्षा करने वाले, कि हम इस देश की रक्षा करने वाले हैं और हम इस देश के पहरेदार हैं। हमें अच्छे से इस देश की रखवाली करनी है, पहरा देना है, ताकि कोई भी हमारे देश का बाल भी बांका ना कर सके। इस गुलशन के, इस मौसम के हम हैं जिम्मेदार, वतन के हम हैं पहरेदार। इस गुलशन, गुलशन का मतलब क्या बताया आपको? बगीचा, बाग, यानी इस बगीचे के, ये जो बाग है, बगीचे हैं, इसके हम ही रखवाले हैं, हम ही पहरेदार हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया है कवि ने कि जो बाग होता है, बगीचा होता है, उसमें बहुत सारे फूल, पेड़ पौधे, ये सब चीज लगी रहते हैं, तो उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। अगर हम उसकी रक्षा करेंगे तभी तो वो मतलब कि बड़े होंगे, अच्छे से ग्रोथ लेंगे, अच्छे से बढ़ पाएंगे, उसे हम सर्दी, गर्मी और सभी मौसम से बचा पाएंगे। जिस मौसम में जिसको जैसा रखना है, हम उसको वैसे ही रखेंगे। हर मौसम के हम हैं जिम्मेदार, यानी जो भी मौसम आए, सर्दी, गर्मी, बारिश, अगर सर्दी आए तो उसे हमें ढकना है, क्या करना है, उसे पानी देना है, खाद देनी है, क्या क्या करना है। हर मौसम में हमें हर मौसम में हमें उनका, हमारे बगीचे के पेड़ पौधों का, हमारे बगीचे का ध्यान रखना है, तभी वो अच्छे फलेंगे, फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे और बड़े होंगे। हम हैं जिम्मेदार। अगर हम इनको ढंग से नहीं रखते हैं तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है, तो वो अच्छे से फूल नहीं बन पाएंगे, उसमें फल नहीं लगेंगे, अच्छे से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बड़े नहीं हो पाएंगे। वैसे ही जैसे हम छोटे बच्चे हैं, तो हमें ही अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए अपने देश के प्रति। कवि ये कहना चाह रहा है कि इन पौधों से, बगीचे से आपको ये सीख लेनी चाहिए कि जैसे हम एक पौधे की, बगीचे की रखवाली करते हैं, वैसे ही आपको अपने देश की रखवाली करनी है। उसके हर मुसीबत में उसका साथ देना है, उसे हर मुसीबत से हमें बाहर निकालना है। अगर हम सभी साथ रहेंगे तो हमारे देश पर कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। जैसा कि इस फोटो में दिखा रखा है, यहाँ बगीचा भी है, फूल भी है, पेड़ पौधे भी हैं और ये दो सिपाही भी हैं। तो हमें कवि प्रकृति के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहा है कि जैसे हम अपने पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं, वैसे हमें अपने देश की भी रक्षा करनी चाहिए, रखवाली करनी चाहिए, पहरा देना चाहिए, जिससे कोई भी शत्रु, कोई भी मुसीबत हमारे देश को ना छू पाए। जिस मिट्टी ने हमें बनाया, पाला पोसा गोद खिलाया, कि जिस मिट्टी में हम पले बड़े हुए हैं, हम भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, तो उस मिट्टी की, उस देश की रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें इस देश की रक्षा करनी है। और इस मिट्टी ने ही हमें पाला पोसा है, इस धरती पर ही हम बड़े हुए हैं, इस धरती का ही अनाज खाकर हमें बहुत पौष्टिकता, ये पालन पोषण हमारा इसी धरती ने किया है। तो ये हमारा, इस धरती का हमारे ऊपर एक कर्ज है जिसे हमें
चुकाना है। कभी नहीं भूलेंगे हम उस मिट्टी का उपकार, कि इस मिट्टी का उपकार, जो भारत भूमि की मिट्टी है, इसका हमें कभी भी उपकार, यानी जो इन्होंने हम पे उपकार किया है, एहसान किया है, वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने देश के प्रति हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर कोई भी मुसीबत आए तो उसका हमें डटकर मुकाबला सबको एक साथ करना चाहिए, कि हाँ हम सब साथ हैं, और इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। बहादुर बनकर, कायर बनकर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वतन के हम हैं पहरेदार। पेज नंबर 46। बहुत छोटी सी कविता है, पर इस छोटी सी कविता ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है अपने देश के प्रति, अपने आसपास जो माहौल है उसके प्रति। इसके फूल सदा महकेंगे, पंछी गाएंगे चहकेंगे, कभी नहीं जाने देंगे इसकी जवां बहार, वतन के हम हैं पहरेदार। कवि ने क्या बताया है? इसके फूल सदा महकेंगे। अगर हम इस बगीचे को संवारेंगे, इस पौधे में पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, तो वो पौधा उगेगा, उसमें फल भी लगेंगे, फूल भी लगेंगे, और सभी की खुशबू हमारे बगीचे में फैल जाएगी। अर्थात जैसे कवि कहना चाह रहे हैं इन फूल पेड़ पौधों के माध्यम से, कि अभी हम छोटे बच्चे हैं, अगर हमारे पेरेंट्स या कोई भी हमें बड़ा अच्छी सलाह देता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, देश के प्रति ऐसा करना चाहिए, तो अभी हम छोटे बच्चे हैं, हम बड़े होकर उसी सांचे में ढल जाएंगे और अपने देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनको पूरा कर पाएंगे। पंछी गाएंगे चहकेंगे, यानी इस बगीचे में पंछी गाएंगे भी, जो पक्षी होते हैं वो गाएंगे भी, खुश भी होंगे और चहकेंगे भी, बोलेंगे भी, कभी नहीं जाने देंगे इसकी जवां बहार, कि हम इस देश की कभी जो जवानी है, जवां बहार है, जो हमारी धरती खूब हरी भरी हुई है बगीचे में, उसे हम कभी नहीं जाने देंगे, और उसके लिए हम हमेशा अपने देश के लिए तत्पर रहेंगे। अगर हम जागरूक रहेंगे तो अपने देश के प्रति हर मुसीबत के साथ हम लड़ सकते हैं। जैसे हम अपने बगीचे को अच्छे से संजो कर रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, खाद देते हैं, उसे ढकते हैं, उसे पानी देते हैं, सूर्य की रोशनी देते हैं, जो भी हमें करना होता है वो सभी एफर्ट्स लगाते हैं, सभी उसमें जी जान लगा देते हैं, वैसे ही हमें अपने देश के लिए आगे बढ़ते जाना है और हमेशा तत्पर रहना है, कभी भी कोई मुसीबत आए, और इसी देश के हम पहरेदार रहेंगे। जो हमारा भारत देश है बहुत अच्छा देश है, इसने हमें बहुत कुछ दिया है। जैसे हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, धीरज, धैर्य, और जैसे आकाश है, आकाश ने पूरी पृथ्वी को, एक आकाश है और उसने पूरी पृथ्वी को एक जगह इकट्ठा करके रखा है, यानी धैर्य। और जो धैर्य है वो हमें पृथ्वी से मिलता है। जैसे पृथ्वी पर कितना बोझ है, एक पृथ्वी है और पूरी धरती उस पर टिकी हुई है, तो वो कभी उफ तक नहीं करी है उस पृथ्वी ने कि मुझे बोझ लग रहा है या भार है। तो हमें प्रकृति से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो नए हैं, हमें छोटे बच्चों से भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। यानी इस कविता में कवि ने यही कहा है कि जैसे हम अपने बगीचे को संजो कर रखते हैं, वहां पर पेड़ पौधे फूलों की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें अपने देश की रखवाली करनी है, उसकी देखभाल करनी है। और वहीं जैसे हमारे बगीचे में फूल खिलते हैं, हमें नन्हे पौधों को, नन्हे फूलों को खिलाना है। और इस कविता में आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछ सकते हैं बच्चों। खुशी, समझ में आ रहा है? ये जोया, यस मैम। आ रहा है? तो ये जो इसके शब्दार्थ हैं ये आपको नोटबुक में करने हैं बेटा। अब इसका बुकवर्क है। बुकवर्क में भाषा बोध में पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। यानी जो सही उत्तर है उस पे हमें सही का चिन्ह लगाना है, राइट का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है इसमें, शुद्ध शब्द है। मौसम जो लिखा है वो कई तरह से लिखा है, पर जो शुद्ध है, शुद्ध तरीके से जो लिखा है वो है हमारा मौसम।
ये जो है हमारा बिल्कुल राइट है, इस पे हमें सही का निशान लगाना है। फिर है पाठ में किसका उपकार ना भूलने की बात कही गई है? देश की मिट्टी की। किसकी? देश की मिट्टी की। देश की मिट्टी की। फिर है नेक्स्ट, अपने वतन की सीमाओं पर पहरा देते हैं। कौन देते हैं हमारे वतन की सीमा पर पहरा? सैनिक। पूरी पूरी रात जगकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनको सैल्यूट है। वतन शब्द का पहला अक्षर हटाने पर बने शब्द का अर्थ है, ये देखो यहां क्या लिखा है? वतन। तो इसका हम पहला अक्षर हटा देंगे। पहला अक्षर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये तन। तो तन का मतलब क्या होता है? शरीर। शरीर पर हम सही का निशान लगाएंगे। वतन से हम वह हटा देंगे तो तन बनेगा। तन का अर्थ होता है शरीर। गुलशन का समानार्थी शब्द, गुलशन किसको कहते हैं? बगीचे को। तो यहां समानार्थी शब्द है बाग। बाग को ही बगीचा कहते हैं। फिर है नेक्स्ट, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। ये जो कविता की पंक्तियां दी गई है इसको हमें पूरा करना है। पहले इस डैश के गुलशन, इस गुलशन के हर मौसम के हम हैं पहरेदार। ठीक है। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ। दूसरे कविता की पंक्तियां हैं, डैश हमें बनाया, जिस मिट्टी ने हमें बनाया। जिस मिट्टी ने हमें बनाया, पाला पोसा गोद खिलाया। पाला पोसा गोद खिलाया। कभी नहीं भूलेंगे हम, कभी नहीं भूलेंगे हम इसकी जवां बहार। ठीक है। अब है नंबर 3, इसके फूल सदा महकेंगे। इसके फूल सदा महकेंगे। पंछी गाएंगे चहकेंगे। पंछी गाएंगे गे चहकेंगे, कभी नहीं जाने देंगे। कभी नहीं जाने देंगे। इसकी जवां बहार। तो ये हमारी कविता की तीनों पंक्तियां पूरी हो गई है। 3 पैराग्राफ जो दिए हुए हैं तीनों कंप्लीट हो गए हैं। सबको समझ में आया होगा? आ गया बच्चों समझ में? वैसे तो यस किया मैम। हुआ है बट ये रिवीजन है। अगर फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। और जो काम करोगे वो फॉर्मेट बना के करोगे आप, बार बार नहीं बोलना पड़े मेरे को। अब है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न भी आपको नोटबुक में करने हैं। पहला प्रश्न है, देश की सीमाओं की रक्षा करने वालों को क्या कहते हैं? पहरेदार। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पूरा उत्तर लिखना है हमें। हमें पूरा उत्तर लिखना है मौखिक प्रश्न का।
देश की सीमाओं की रक्षा करने वालों की रक्षा करने वालों को पहरेदार कहते हैं। पहरेदार कहते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट प्रश्न। पाठ में गुलशन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पाठ में गुलशन शब्द बगीचे के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्लियर? क्लियर हो गए दोनों? तो ऐसे ही आपको नोटबुक में करने हैं। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। जो प्रश्न घ है उसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, हम इस गुलशन के क्या हैं? हम इस गुलशन के पहरेदार हैं। पूरे आंसर लिखने हैं सभी को नोटबुक में फॉर्मेट बना के, और शब्दार्थ भी करने हैं। हम इस गुलशन के, मैम जिसका क्या हुआ उसको भी हाँ करना है? वापस से करना है बेटा। ओके मैम। हाँ, पहरेदार हैं। जितना लिखा जाता है उतना लिख लो, फिर मैं फोटो सेंड कर दूंगी। फिर है, हम किसके पहरेदार हैं? वतन के। हम वतन के पहरेदार हैं। पहरेदार हैं। फिर है प्रश्न 3, हम अपने देश की क्या चीज नहीं जाने देंगे? हम अपने देश की जवां बहार नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे। कंप्लीट। अब है प्रश्न 4, हमें किसने पाला पोसा है? हमें वतन की मिट्टी ने पाला पोसा है। हमें वतन की मिट्टी ने पाला पोसा है। फिर है प्रश्न 5, इस मिट्टी का हम क्या नहीं भूलेंगे? उपकार यानी एहसान। इस मिट्टी का हम उपकार नहीं भूलेंगे।
तो ये पांचों प्रश्न पूरे हो गए हैं। पूरे पूरे आंसर लिखने हैं आपको नोटबुक में। अब है हमारा व्याकरण बोध। व्याकरण बोध में हमारा प्रश्न क्या है, नीचे लिखे शब्दों में दार प्रत्यय जोड़कर लिखो। दार यानी पीछे, प्रत्यय मतलब पीछे जो जुड़ता है, उसे जोड़कर हमें नए शब्द बनाने हैं। पहला है हमारा ईमान जमादार, ईमानदार। फिर है नेक्स्ट इज्जत जमादार, इज्जतदार। पहरे जमादार, पहरेदार। दुकान जमादार, दुकानदार। ठेके जमादार, ठेकेदार। तो ये हमारा प्रश्न क्या है, पूरा हो गया है। अब है प्रश्न क्या है, पेज नंबर 48। इसमें है हमारा नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। जो हमारे नीचे शब्द दिए गए हैं उनके हमें वाक्य बनाने हैं। पहला है गुलशन, तो गुलशन से हम वाक्य बनाएंगे, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। फिर है नेक्स्ट पहरेदार, हम वतन के पहरेदार हैं। फिर है नेक्स्ट मिट्टी, इस मिट्टी का हम पर उपकार है। मौसम, भारत में सभी प्रकार के मौसम हैं। जवां, वतन के गुलशन को हम जवां रखेंगे, यानी इसके बगीचे को हम जवां जवां रखेंगे, कभी बूढ़ा नहीं होने देंगे। बहार, बगीचे में बहार आ गई। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी, पर वो सार्थक वाक्य होना चाहिए। और मैं इसकी फोटो आपको सेंड कर दूंगी, तो वो देख के आप बुक में कर लेना। उपकार, हम इसका उपकार नहीं भूलेंगे। अब नीचे दिया गया है प्रश्न गए वचन बदलकर लिखो। तो वचन बदलकर लिखने हैं। अगर एक वचन है तो बहुवचन लिखना है, और बहुवचन है तो एक वचन लिखना है। तो पहला है पुस्तक, इसका बहुवचन होगा पुस्तकें। नेक्स्ट गाड़ियां, बहुवचन है, इसका एक वचन होगा गाड़ी। भौरा, भंवरे। खिड़कियां, खिड़की। चूहा, चूहे। अब दूसरी साइड वाले हैं रुपए, रुपया। शाखाएं, शाखा। बालिकाएं, बालिका। रिश्ता, रिश्ते। खिलौना, खिलौने। तो इस तरह से ये सारे वचन बदल गए हैं और हमने कंप्लीट कर लिया है। सभी बच्चों को काम करना जरूरी है।
फिर आपको डे बता देंगे। यहाँ पे नोटबुक सेंड कर देना, भेज देना, जिससे आपकी नोटबुक चेक हो जाएगी। सभी को काम करना जरूरी है। अब है प्रश्न घ, पहरेदार विषय पर 5 पंक्तियां लिखो। तो ये आपको होमवर्क में करना है, गृह कार्य है आपका। पहरेदार विषय पर कैसे 5 पंक्तियां, 5 लाइन लिखनी है आपको, वाक्य बनाने हैं। और नीचे है अंग वाला इस कविता का सारांश, कि इस कविता से, इस कविता का क्या सारांश है, क्या इसमें जो अर्थ है वो हमें अपनी थोड़ी सी लाइन में लिखना है। अब इसमें आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं क्लास ओवर करूं। बेटा आ रहा है समझ में? यस मैम। आ रहा है? हाँ। अब नेक्स्ट तुम कल के लिए पार्ट नंबर 11 जिसका नाम है मेहनत का मूल्य, ये पढ़कर आओगे। कल हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत से बच्चों ने बहुत बार पढ़ भी ली है, पर फिर भी आप एक बार रीड करके आना। कल ये हम चैप्टर पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं ओवर होती है।